काला यरकान, ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है हर दीवार जो है इससे भरी हुई है कि काला यरकान। सर ये पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो काले यरकान का शिकार हैं और होता क्या है? सबसे पहले मैं ये मिथ क्लियर करूँ कि ये काला क्या है और काला इसका नाम क्यों पड़ गया है। इस वजह से कि हेपेटाइटिस सी में एक सेगमेंट है जिसकी वजह से वो मेलानिन जो डेपोजिशन या स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ाता है, तो बहुत सारे पेशेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है और कई इसी से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कुछ हो रहा है और वो आते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो पता चल रहा है कि वायरस चल रहा है। एक तो ये वजह है जो इसको लोग काला कहते थे। दूसरा, जब इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है और ब्लीडिंग श्लीडिंग की तरफ जाता है तो काले रंग के पखाने आने शुरू हो जाते हैं। तो इन दो वजूहत की वजह से उर्फ़ आम में लोग ने इसका नाम काला यरकान रख दिया। तो ये क्या है? ये जनरली हेपेटाइटिस बी, सी और डी इससे रिलेटेड इलनेस है। 3 वायरस बी, सी और डी। तो इसको क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, सिरोसिस की तरफ जाता है, तो इस वजह से इसका नाम काला यरकान पड़ गया। तो सर ये कैसे कोई पेशेंट जो है उसको पता चलेगा कि मुझे यरकान है या मुझे अच्छा ये देखें कि क्योंकि सर मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं वो तो एंड स्टेज पे आ रहे होते हैं। हाँ, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी और डी का अर्ली स्टेज में सिम्टम मिनिमल ही होता है या कोई भी नहीं होता। ठीक है। सो मरीज को स्लो डैमेज होता रहता है लिवर में, मरीज को पता ही नहीं होता, वो ठीक ठाक अपनी रूटीन में चल रहा होता है। वो जब एक और कुदरत ने लिवर को रीजनरेशन की पावर दी है काफ़ी सारी, तो कुदरत ने 2 लोब दिए हैं, बड़ा लिवर दिया है, और डैमेज होता रहता है, वो फिर भी काम चलाता रहता है। जब वो क्रिटिकल लेवल से उसका डैमेज बढ़ता है, यानी समझें कि 10-20% काम रह जाता है पीछे लिवर का, फिर वो पानी आता है या उल्टी आती है और फिर सिम्टम आते हैं और फिर पता चलता है कि ये क्या हुआ। तो कैसे हम यानी इसको आइडेंटिफाई करें? तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि वो सब लोग जिन्होंने डेंटल प्रोसीजर कभी ना कभी करवाया है या जिनकी सर्जरीज हुई हैं, कोई सी सेक्शन, अपेंडिक्स, हर्निया, ये वो पेशेंट हैं जिनकी खासतौर पे अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है और मल्टीपल डेंटल विजिट्स हुए हैं, या वो लोग हैं जो किसी वक्त में नीडल से आईवी ड्रग अब्यूज़ करते रहे हैं या नशे में किसी वक्त में रहे हैं जो आप ठीक हो गए हैं, नीडल यूज़ की है, या टैटू बनवाने के लिए जो नीडल इस्तेमाल किए, कोई टैटू शैटू बनाया है, तो ये लोग हैं, या जिनका कोई जिनसी तल्लुकात एक से ज़्यादा ख़वातीन से रहे हैं, हर बंदे को अपना पता होता है। तो जिनको ये रिस्क फैक्टर है वायरस के, जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर है उनको चाहिए अपने आप को स्क्रीन कर लें। ठीक है। और अगर वो आगे हाई रिस्क एटीट्यूड उनका नहीं है तो बस एक दफ़ा स्क्रीन कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों का हाई रिस्क एटीट्यूड चल रहा है और वो अभी नहीं उसमें से निकल पा रहे, जैसे कुछ लोग मल्टीपल टैटू करवाते हैं, दांत का काम ऐसा है कि अभी चेक कराया है, फिर अगले साल में फिर 2-3 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ गया, या खुदा ना खास्ता को ऑपरेशन या सुई से या टीके या टैटू, तो वो फिर एनुअली अपना यहाँ स्क्रीनिंग करते रहें। यहाँ पर जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट करने की ज़रूरत है, वो आपको पीसीआर करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनिंग के लिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी-HCV बाय एलाइजा, ये 2 सिंपल टेस्ट हैं, छोटे से ब्लड सैंपल से आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो जो लोग हाई रिस्क हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम वंस इन लाइफ टाइम कर लें उसको, क्योंकि अगर लेट से आप आज चेक करते हैं और वायरस नहीं है, इसके बाद अगर आएगा भी तो इट विल टेक 10-15 ईयर्स के वो डैमेज करे। तो 5 साल बाद भी अगर एक दफ़ा देख लेते हैं तो दैट शुड बी गुड एनफ। क्या सर हर आदमी को, नॉर्मल पर्सन को कुछ 6 माह साल बाद अपने टेस्ट वैसे भी करा देने चाहिए? देखें कि वो हमारे यहाँ तो ये लोग आम कहते हैं जी डॉक्टर टेस्ट करा देते हैं। देखें वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा, अगर आप तो हाई रिस्क एटीट्यूड है, ये जो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, सर्जरी, नीडल स्टिक इंजरी, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को, टैटूइंग शर्टिंग, ये तो ज़रूर स्क्रीनिंग करें। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो अर्ली एज में, यंगर एज में तो रिलेटिवली नहीं ज़रूरत होती, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती हैं। जैसे भी कोई भी इंजन या गाड़ी या कोई भी चीज़ जैसे पुरानी होती है तो आपको पता है कभी शॉक का काम, कभी, तो जब आप एज बढ़ती है, एडवांसिंग एज के साथ कोई हर्ज नहीं है, जैसे आपने कहा कि आप एनुअली अपना एक LFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक प्रोफाइल, लिवर शिवर, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड अगर आप साल में एक दफ़ा कर लेते हैं तो ये आपका प्रोफिलैक्टिक है, बजाय इसके कि आपको बाद में पता चले कि सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया, 60-70 लाख का खर्चा पड़ गया। उससे बेहतर है कि आप लेट से 5,000 का टेस्ट अगर साल में एक दफ़ा अपने ऊपर कर लेते हैं और स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है, ताकि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ चल रही है आप उसको टाइमली पिकअप कर लें। अच्छा सर, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेपेटाइटिस सी को ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि ये डेंजरस है, बी के बारे में सर बात कोई नहीं करता। अच्छा ये देखें, इसकी ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें 2 रीजंस हैं कि जिस रीजन में हम बैठे हैं सेंट्रल पंजाब में, यहाँ हेपेटाइटिस सी ज़्यादा है,
इस वजह से यहाँ उसकी अवेयरनेस ज़्यादा और यहाँ इसकी परेशानी ज़्यादा है। जैसे आप जाएंगे साउथ ऑफ पंजाब की तरफ, वहाँ बी है, बलोचिस्तान की तरफ जाएंगे वहाँ बी है, तो बलोचिस्तान और जहाँ ये मिल रहा है बॉर्डर पे आप देखेंगे वहाँ बी और डी है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप रह रहे हैं और क्यों सर एरिया क्यों ज़रूरी है? एरिया से ये है कि मे बी वहाँ पे जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, नीडल स्टिक की कई जगह गाँव में, देहातों में, शहरों में अब कम हो गया ना नीडल, गाँव में देहातों में ज़्यादा है नीडल, यानी जब गए तो टीका, बल्कि मरीज खुद ही जाके कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने टीका लाओ। तो ये लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि टीका आपने तब लगवाना है जब आपको अस्पताल आना पड़ जाए। जब आपने क्लिनिक पे डॉक्टर पे जाना, तो उसको कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दें, कोई बात नहीं मैं एक के बजाय 2 दिन में ठीक हो जाऊं, मुझे टीका ना लगाएं गैर जरूरी तौर पे। टीका आपने तब लगवाना है जब आपकी बीमारी इस लेवल की हो कि आपको अस्पताल आना पड़े। सर आप मोस्टली नीडल की बात कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पानी की बात करते हैं। पानी के साथ तो हमने बताया ना हेपेटाइटिस ए और ई है, तो बी और सी का पानी से ताल्लुक नहीं है। पानी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आमतौर पे लोग समझते हैं जी जो वायरस है वो पानी से आता है। हाँ, वो बी और सी सर कैसे फैलता है? हाँ, बी और सी के जो फैलने के तरीके हैं वो ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, यानी कि ये खून में पलता है। खून में पलता है और खून से ही ट्रांसमिट होता है। खून के अलावा ट्रांसफर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कि आपने कहीं दांत निकलवाया और किसी फुटपाथ पे, हमारे यहाँ पे अभी भी फुटपाथ पे लोग बैठे हैं, तो दांत निकलवाया, अगर उसको पहले वाले को वायरस था और उस औजार पे खून तो लगता है, तो उसने पानी से धोया, उसको प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं की, तो अगला दांत जो निकालेगा तो वायरस उसके ऊपर है। हाँ, अगर आप प्रॉपर स्टरलाइजेशन तरीके से क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं जो उसको स्टरलाइजेशन कर रहा है, तो वायरस उस पर मर जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये है दांत, ये कॉमन है। दूसरा है सर्जरीज। तो अगर छोटे सेटअप्स में आप प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर नहीं वो उसको प्रैक्टिस कर रहे सही तरह, तो वो भी औजार में अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, सी सेक्शन या डिलीवरी का नॉर्मल छोटा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन जहाँ पे खून निकले वहाँ पे, तो ये है सर्जरी। दूसरा आ गया आपका इंजेक्शंस। फिर हमने टैटू भी गिन लिए, जो जिसमें हम गुंदवाते हैं, निशान लगवाते हैं, शेव या बाल, ये नाई और शेव से भी जहाँ भी आपका शार्प लगेगा, अगर कट लग जाए, उसका बहुत आसान तरीका है। मैंने अपनी किट अलग रखी हुई है। अब अपनी किट, जब मैं नाई के पास जाता हूँ मैं अपनी किट ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अपना तुम साइड पे कर लो, मेरे लिए तुम ये इस्तेमाल करो। मैं उसको घर में जाके उसको डिस्पोज कर देता हूँ, जो डिस्पोजेबल है उसको, बाकी को अलग अलग। अब ये जनरल एहतियात क्या है, अगर किसी घर में हेपेटाइटिस सी का या बी का मरीज है तो सर इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि ये सिर्फ खून में पलता है, अगर किसी ने औजार इस्तेमाल कर लिया तो ये उस पे खुश्क जगह पे, जैसे वो खुश्क है तो खुश्क जगह पे ये कितनी देर जिंदा रह सकता है? ये ड्राई सरफेस पे कई कई दिन जिंदा रह सकता है। अच्छा, हाँ जी, हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस सरवाइव करता है 3 to 7 डेज तक, जो है ड्राई सरफेस पे जिंदा रह सकता है। यानी कि खून से बाहर निकल के भी ये 7-8 दिन तो 3 डेज तो उसको लाजमी जो है ना वो आपने उसको, इस वजह से सफाई जरूरी है, वरना अगर वो ड्राई ब्लड है उसको पानी से उसने धो भी लिया, वायरस फिर भी ऊपर होगा। ठीक होगा। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था कि जिस घर में अगर कोई मरीज है और आपने उसके लिए एहतियात करनी है कि बाकी घर वालों के लिए क्या एहतियात है, तो वो भी जनरल हाइजीनिक मैयर्स हैं जो वैसे तो सबके लिए एडवाइस किए जाते हैं, लेकिन कई जगह हम उसको फॉलो नहीं करते। वो क्या है? वो ये पहली चीज़ कि आपका टूथब्रश अलग होना चाहिए, आपका नेल कटर अलग होना चाहिए, आपकी कंघी अलग होनी चाहिए, आपका तौलिया अलग होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये चीज़ें तो अलग ही होती है, लेकिन कई जगह बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तौलिया खास तौर पर। सो टूथब्रश, नेल कटर, तौलिया, कंघी, ब्लेड, ये आपने नेवर टू शेयर। ठीक है, यानी कि किसी लेवल पे भी ये शेयर नहीं होगा, किसी भी लेवल पे आपको शेयर नहीं करने। हर बंदे का अपना अलग तौलिया, हर बंदे का ब्लेड अपना अलग हो, टूथब्रश अलग हो, क्योंकि टूथब्रश में भी ब्लड लग सकता है, नेल कटर में भी नाखून काटते हुए ब्लड लग सकता है। तो ये जनरल एहतियात है सर। और फिर जिस घर में हेपेटाइटिस बी का मरीज है, बाकी सारी फैमिली मेंबर चेक करें और वैक्सीनेशन लगवा लें। बी का तो एहतियाती टीका अवेलेबल है, तो वैक्सीन लगा लेंगे तो एहतियात है। सी के भी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, यानी कि बी की वैक्सीन है, सी की नहीं है। सी की वैक्सीन नहीं है।